बड़ी खबर के साथ, और आपको बता दें बड़ी खबर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के न्यूजीलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जहां न्यूजीलैंड आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, 40 साल बाद कोई भारतीय पीएम यहां आया, करोड़ों भारतीयों की शुभकामनाएं लाया हूं। 25 से 30 साल पहले मैं भी न्यूजीलैंड आया था। जब कुछ नहीं था तब मैं न्यूजीलैंड आया था, उस समय मिला मफलर आज भी साथ लेके आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के सरजमी से भारतीय समुदायों को संबोधित किया और तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रधानमंत्री आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित किया। और इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों की तुलना यहाँ की संस्कृति के पवित्र शब्द वाका से करते हुए नई शुरुआत की बात बताई। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक और न्यूजीलैंड का सच्चा दोस्त करार दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के लोग सुनते आए थे 20 साल के बाद, लेकिन आज 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। पीएम के रूप में मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था तब मुझे यहां आने का मौका मिला। सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहां सदियों से एक शब्द लोगों को जोड़ता आया है, वाका। सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है, वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। और आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपको बताते चले नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट बैठक का आज तीसरा दिन है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है नागपुर में, जहां ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट की ये बैठक हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठक में शामिल हुए। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि नागपुर में जुटे। परिवहन सहयोग पर मंथन जारी है, जहां गडकरी ने प्रतिनिधियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नागपुर में भारत की अध्यक्षता में आयोजित तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की बैठक के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अध्यक्षता की। और इस महत्वपूर्ण आयोजन के मुख्य बिंदु है, जो आपको बता दें कि 11-12 जुलाई 2026 का यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड इसके साथ ही ब्रिक्स की थीम केंद्रित रही, जहां भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और यूएई सहित 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि और मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। गडकरी ने प्रतिनिधियों के साथ फोटो खिंचवाई, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन के जरिए हम साझा कर रहे हैं। इसके लिए साथ ही भविष्य के लिए टिकाऊ हरित परिवहन, स्मार्ट मोबिलिटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसके साथ ही एआई के उपयोग पर भी बातचीत की गई, चर्चा की गई।
इस दौरान ब्रिक्स देशों ने परिवहन क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और तकनीकी विकास को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नागपुर में भारत की अध्यक्षता में आयोजित तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की बैठक के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अध्यक्षता की है। तो बड़ी खबर जहां इस महत्वपूर्ण आयोजन को बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश सुरक्षित होगा तो कल देश का भविष्य सुरक्षित होगा। पहले इंसेफ्लाइटिस से बच्चे की मौत होती थी, पहले की सरकार को फर्क नहीं पड़ता था। कुशीनगर में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई, तब सरकार ध्यान नहीं देती थी, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। 2017 से पहले सरकार सो रही थी, सफाई गुंडे गरीब को तबाह करते थे। डबल इंजन सरकार गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करती और अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा है। तो कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए और साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत होती थी। पिछली सरकारों ने रुचि ली होती तो कुशीनगर का नौजवान पलायन नहीं करता। आज मैं कहता हूं, जब यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परीक्षा होती है, परिणाम आता है और मैं नियुक्ति पत्र देता हूं लखनऊ में, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कुशीनगर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। कुशीनगर का नौजवान भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद में नहीं होता है, कुशीनगर में भी होता है, गोरखपुर में भी होता है। बहन और भाइयों, 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी। जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर इस सपाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे। लेकिन बहन और भाइयों, अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, यह डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। पिछली और एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बेहद महत्वपूर्ण बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। चुनावी अभियानों को लेकर रणनीति बनेगी, मोर्चा प्रकोष्ठों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की भी मौजूदगी है। चुनावी अभियानों को लेकर रणनीति बनेगी, मोर्चा प्रकोष्ठों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कर रहे, जहां बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हो रही है। इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों की समीक्षा कर रही है। बैठक में चुनावी
बताते चले, ध्यान में रखते हुए अभियानों की रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ ही बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विशेष फोकस होगा। बैठक के दौरान भाजपा के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों को आगामी अभियानों को कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ये बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। चुनावी अभियानों को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक के दौरान भाजपा के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों को आगामी अभियानों और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। चुनावी अभियानों को लेकर रणनीति जारी है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी चिंतन मंथन कर रही है। प्रदेश पदाधिकारी के साथ रणनीतिक चर्चा हो रही है। तो लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज अहम बैठक हो रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी है। इसके साथ ही चुनावी रणनीति, अभियानों और मोर्चा प्रकोष्ठों की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों की समीक्षा कर रही है। बैठक में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनावी अभियानों की रणनीति तैयार की जा रही है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विशेष फोकस रहेगा। और इस पर हमारे संवाददाता रमन मिश्रा ने खास बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर। क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता पार्टी की कार्यकारिणी और जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, साथ में मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उसकी बैठक शुरू होने वाली है। जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अब बैठक लेने के लिए यहाँ से पहुंचे हैं और कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। आपको बता दें 2027 के चुनाव को लेकर ये सबसे अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले परिचयात्मक बैठक हुई, फिर नितिन नवीन आए और उसके बाद में नितिन नवीन के समय भी आज फिर बैठक जो है वो आज फिर बैठक शुरू होने जा रही है। और बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये बड़ा निर्णायक है और बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, उसी को लेकर 2027 में फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसी को लेकर राष्ट्रीय आला कमान हो या फिर प्रदेश आला कमान लगातार इस प्रयास में है कि 2024 जैसा नतीजा ना आए, बल्कि 2017 जैसा नतीजा आए। हालांकि बैठक में क्या कुछ होगा, क्या कौन सी बातें होंगी, किन मुद्दों पर खास चर्चा होगी, ये बैठक खत्म होने के बाद में जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं या फिर खुद पंकज चौधरी सबको बताएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में नृपेंद्र मिश्रा शामिल हुए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा इस बैठक में शामिल हुए हैं। कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नृपेंद्र मिश्रा नजर आए। मंदिर निर्माण की प्रगति, लंबित कार्यों पर चर्चा हुई। 23 जुलाई तक निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां हुतात्मा स्मारक का निर्माण जुलाई के अंत तक पूरा होगा। भव्य ऑडिटोरियम में दिसंबर तक होगा तैयार। चढ़ावा चोरी मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जताया दुख। प्रबंध व्यवस्था की समीक्षा भी जारी है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नृपेंद्र मिश्रा इस बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में नृपेंद्र मिश्रा शामिल हुए हैं। क्या कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर का जो चंदा चोरी है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अयोध्या का जो विकास कार्य है उसको भी लेकर के चाहे संगठन के लोग हों, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे ट्रस्ट के लोग हों, लगातार उसका अपडेट ले रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा 2 दिन के दौरे पर हैं अयोध्या में। कल उन्होंने बैठक किया था और उन्होंने अयोध्या के जो निर्माण कार्य में जो प्रगति है उसकी कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की है। चाहे अगर मंदिर के जिस तरीके से जो अखंड ज्योति के निर्माण कार्य चल रहा है उस पर उन्होंने अपडेट किया है और किस तरीके से जो गैलरी है उस पर उन्होंने तमाम तरीके से बैठक करके अपडेट किया है। तो इसका सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो 30 तारीख तक है वो कहीं ना कहीं 30 जुलाई तक जो निर्माण कार्य है उसको कहीं ना कहीं पूरा कर लिया जाए और प्रमुख जो निर्माण कार्य है उसको जिसमें जनता आती है और जो कि बहुत ही अति आवश्यक है वर्षा के पहले, उसको 30 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। 30 जुलाई तक का वो निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। से जो बाउंड्री वाल का कार्य है उसको 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। उसके अलावा मंदिर परिसर में जो भव्य ऑडिटोरियम बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो उन्होंने 2026 तक का पूरा समय दिया है। वही तीसरी सबसे बड़ी बात है जो अखंड ज्योति का निर्माण कार्य चल रहा है उस पर जो कि उस पर उन्होंने विशेष तौर पर चर्चा की और ये अंतिम चरण पे है निर्माण कार्य। इसमें जो 24 घंटे भगवान प्रभु श्री राम लला के जो है अखंड ज्योति का वो निर्माण कार्य हमेशा दीपक जलता रहेगा। और जिस तरीके से लोग आस्था, सनातन धर्म आस्था से जोड़ करके अयोध्या राम मंदिर को देख रही है उस पर कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बैठक मान सकते हैं। और निर्माण कार्य को लेकर के इस तरीके से आज चर्चा का विषय बना हुआ है चंदा चोरी। उस चंदा चोरी के बीच बिल्कुल प्रवीण, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी ये बताया जा रहा है। ऐसे भी 30 जुलाई तक कौन कौन से निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए जो 30 तारीख तक इसमें बाउंड्री वाल से लेकर के तमाम ऐसे निर्माण कार्य जो छिटपुट निर्माण कार्य हैं उनको 30 तारीख तक का समय दिया गया कि 30 तारीख तक उन निर्माण कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो राम कथा संग्रहालय की गैलरी है उसमें स्टोन लग रहे हैं उसकी भी कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर के जो गैलरी से लेकर के राम मंदिर का जो ज्योति निर्माण कार्य है जहाँ पर अखंड ज्योति जलाई जाएगी, ये तमाम ऐसे निर्माण कार्य है जिनको प्रमुखता और बारीकी के साथ उन्होंने बैठक किया है। वहाँ पर जो शासकीय अभियंता थे, जो मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोग थे, उन सब के साथ वो बैठक की। बैठक करने के बाद में साथ में जाकर के उन्होंने एक निर्माण कार्य को उन्होंने कहीं ना कहीं चेक किया है। सबसे बड़ी बात है कि जब अयोध्या में चंदा चोरी का बात आया, जब नृपेंद्र मिश्रा के सामने ये बात आई कि चंदा चोरी का इतना बड़ा प्रकरण हुआ है तो उन्होंने कहा यह अयोध्या के लिए बहुत बड़ा कलंक है, खासकर उन पदाधिकारियों के लिए बहुत बड़ा कलंक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में लगा दिया है। लेकिन कहीं न कहीं इसका निष्पक्ष तरीके से जांच हो रहा है। जांच होने के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये राम मंदिर निर्माण कार्य इस बीच में बैठक करके 2 दिन का जो दौरा रहा, इस दौरे में क्या निकल करके आता है, किस तरीके से विकास कार्य को गति मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों की निगाहें चंदा चोरी से लेकर के जो अयोध्या पर टिकी हुई है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए बैठक हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, जिसके बाद आपको बताते चले कि 30 जुलाई तक बताया गया कि कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जिन्हें पूरा करने के लक्ष्य रखे गए। और चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें दिल्ली से, जहां पर नीट यूजी नीट पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला आया, जहां 13 आरोपियों के न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नीट यूजी पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राज्य कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, 24 जुलाई तक बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। कुछ और अरेस्टिंग की भी संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां दिल्ली की राज्य कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य कोर्ट में पेश किया गया और इन आरोपियों में कई आरोपी शामिल हैं, जिन्हें 13 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच
लगातार जारी है और अब तक सीबीआई ने मुख्य मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और अन्य कोचिंग संचालकों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि 2-3 लोगों पर संदेह है जिनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जहां सीबीआई के अनुसार रसायन विज्ञान के पूर्व विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी ने पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। कुलकर्णी कई सालों तक नीट के प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा रहे। उन्होंने एनटीए की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके पुणे में विशेष कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को पेपर लीक किया है, जिसके बाद अब लगातार ये कार्रवाई हो रही है। 13 आरोपियों के न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी नीट पेपर लीक में 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत। दिल्ली की राज्य अन्य कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए तमाम 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 24 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 24 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है आज जब पेशी हुई तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जो अभी तक जारी थी, अब तक सीबीआई ने मुख्य मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी, अन्य कोचिंग संचालकों के समेत 13 गिरफ्तार आरोपियों में शिवनाथ रघुनाथ मांटेगांवकर, तेजस हर्षद कुमार शाह, दिनेश विवाल, विकास विवाल, मांगीलाल विवाल, यश यादव, प्रहलाद कुलकर्णी, डॉक्टर मनोज तिरुवे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंदारे, मनीषा संजय हवलदार, ये तमाम शामिल हैं। पिछली न्यायिक हिरासत जब आज समाप्त होने के बाद जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम इनकी पेशी हुई तो सीबीआई के अदालत को यह सूचित किया कि मामले में जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में भी और कुछ गिरफ्तारियां होने की संभावना है। अदालत ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को बताया कि 2-3 लोगों पर संदेह है जिसकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई के अनुसार रसायन विज्ञान के पूर्व विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड है। कुलकर्णी पिछले कई वर्षों तक जो है नीट का पेपर तैयार करने वाले पहले के हिस्सा रहे। उन्होंने एनटीए की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए पुणे के जो विशेष कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से छात्रों को पेपर लीक किया। वही शिवराज मांटेगांवकर की बात है, लातूर में आरसीसी कोचिंग के संचालक थे। जांच एजेंसियों के अनुसार परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ही उनके पास प्रश्न पत्र और उसके उत्तर पहुंच गए थे। आरोप है कि उन्होंने एनटीए के पहले शामिल लोगों पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंदारे के माध्यम से यह पेपर हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने कोचिंग संस्थानों और छात्रों कथित तौर पर नीट यूजी का पेपर देकर घटना को अंजाम दिया। नीट यूजी 2026 परीक्षा का मूल रूप से 3 मई को आई थी। पेपर लीक विवादों के कारण एनटीए ने जो है रद्द करते हुए दोबारा 21 जून को कड़ी सुरक्षा के बीच व्यापक निगरानी के दोबारा जो परीक्षा को आयोजित किया गया था। तो कुल मिलाकर जो है 13 आरोपी हैं, इनकी जो न्यायिक हिरासत को 24 जुलाई तक के लिए अदालत ने बढ़ा दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।